हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का जो 12th चैप्टर था वो था आपका फ्रिक्शन। ठीक है, हम इसको पढ़ रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और इससे पहले हमने आपका फोर्स एंड प्रेशर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ये था, इसके बारे में हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी वो सारा पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हमको इसके क्वेश्चन आंसर जो है बुक के क्वेश्चन आंसर वो देखने हैं। ठीक है, एक कुछ चीज़ मैं बता दूँ, जो क्वेश्चन आंसर है उनके PDF नोट्स मैं आपको आज सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खाली इनको जो क्वेश्चन आंसर इनको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको रिटर्न वर्क है, रिटर्न आपको आज मैं PDF एक आपकी फाइल बना दी है, उसमें आपको आज मिल जाएगा। वो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम इनको खाली समझ लेते हैं क्योंकि साइंस में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि लिखने से। ठीक है, अच्छा 2-4 क्वेश्चन है मैंने आपके लिख लिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे क्योंकि उससे पहले आपके ऑप्शनल क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक 2-3 है, वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हो, फिर भी उनकी दिक्कत है तो बता सकते हो। ठीक है, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले रहे हैं सीधा आपके क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, बोल रखा है कि सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्ड अ लिटिल, ए बुक कैप इज स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, सो इट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन ऑन इट। अच्छा, बोल रखा है आपको बुक कैप एक ना स्लाइडिंग डेस्क है। स्लाइडिंग डेस्क मान लीजिए जिसकी एक सरफेस स्लाइड कर रही हो। मान लीजिए कोई सरफेस है और वो कुछ इस तरह से है, स्लाइडिंग डेस्क है ना, उसकी एक सरफेस ऐसे स्लाइड करती हुई है। अच्छा जी, अब बोला गया है कि इसके ऊपर यहाँ पर आपने बुक को रख रखा है। बुक इसने बोल रखा है, लेकिन आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। मान लीजिए बुक है और वो कुछ इस तरह से है, आपने इसके ऊपर इस तरह से बुक को रख रखा है। ठीक है, काफ़ी सारे पेजेज है इसमें। ठीक है, अच्छा ये वो स्लाइडिंग सरफेस है, स्लाइडिंग सरफेस है, ये वाली स्लाइडिंग सरफेस है और ये है आपकी बुक। ठीक है, अच्छा टिल द लिटिल कैप्टेन स्टार्ट स्लाइडिंग। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो बुक है ना नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट करती है, नीचे आने स्टार्ट करती है। ठीक है, अच्छा अब बोला गया है आपसे कि हमें ये बताओ कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। और आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है, अब ये बुक नीचे की तरफ आ रही है ना, नीचे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है, तभी तो ये आगे की तरफ आ रही है नीचे की तरफ। तो इस फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी जस्ट अपोजिट, ये रहा है इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन आपको इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा दी और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, बस आपसे इतनी सी चीज़ें पूछी थी कि आपके ऊपर स्लाइडिंग सरफेस है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है, वो नीचे नीचे धीरे धीरे स्लाइड करना स्टार्ट करती है। तो आपको बताना सरफेस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। आपने बता दिया कि सर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन लगता है, डेट इज दिस वन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको बता दो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही वाला डायग्राम बनाना है। जो भी नोट्स है ना आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले, फिर ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अच्छा बस यही आपसे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन मार्बल सरफेस एंड मेक इट इजी टू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि आपके पास एक बाल्टी में सोपी वाटर है, मतलब साबुन का पानी है या फिर सर्फ का पानी है। ठीक है, अब आपको पता होगा साबुन या सर्फ का पानी थोड़ा अगर आप उसको टच करके देखो थोड़ा चिकना होता है वो। ठीक है, अगर आप उसको हाथ में ऐसे करोगे ना तो आप वो स्लाइड करेगा, वो ऐसे आपको रबिंग आसानी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, चिकना होता है क्योंकि वो पानी। अच्छा, अब बोला गया है कि वो पानी है ना जो आपने सोप वाटर उसको मार्बल ये नीचे या फिर फ्लोर जो है उस पर फैला दिया है। ठीक है, आपकी जो फर्श होती है मार्बल की उस पर फैला दिया है। अब पूछा गया है आपसे कि जब वो आप पानी आपने उसके ऊपर फैला दिया है तो ये आपको चलने, अब जब आप इस सरफेस पर चलोगे तो आपको चलने में आसानी होगी या फिर चलने में कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। क्या है, मान लीजिए ये सरफेस है, वो यह मार्बल है, इसके ऊपर आपने पानी फैला दिया। ठीक है, ये क्या है आपकी मार्बल की सरफेस, मार्बल सरफेस, इसके ऊपर आपने ये दिखा रखा है ना मैंने, ये आपने पानी फैला दिया है। कौन सा पानी, ये आपका है सोप वाटर, यानी कि ये काफ़ी चिकना रहेगा।
सोप वाटर। अब बोला गया है कि जब आप इसके ऊपर चलना स्टार्ट करोगे तो आराम से चल पाओगे जैसे चल पाते हो, या फिर कुछ दिक्कत होगी, ये आपको बताना। क्या होगा बेटा, जब आप इसके ऊपर पानी फैला दोगे ना तो ये पूरी जो मार्बल की सरफेस है ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाएगी। चिकनी मतलब बहुत ज़्यादा प्लेन हो जाएगी। प्लेन क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की जो मार्बल की सरफेस होती है ना उस पर कुछ इरेगुलरिटी थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत रफ थी वो, है ना। अब क्या हुआ, रफ सरफेस के ऊपर जब आप लुब्रिकेंट लगा देते हो, लुब्रिकेंट के कुछ भी एक चिकनी वाली चीज़ होती है, जैसे कि आपकी ऑयल मैंने बताया था आपको, ग्रीस, दैट वाज द ओनली लुब्रिकेंट, ठीक है। ऐसे ही आपने एक चीज़ ले ली सोप वाटर, तो क्या हुआ, जो इरेगुलरिटी थी ना, जो रफ सरफेस थी, रफ सरफेस को इस तरह रहेगी। रफ सरफेस जो थी इसके ऊपर जो आपने पानी फैला दिया तो ये पानी जो था इन रफ सरफेस के अंदर फिल हो गया, और अब ये सरफेस ऊपर से कैसी हो गई, बिल्कुल प्लेन। और आपको पता है अगर सरफेस रफ से प्लेन हो जाती है तो फ्रिक्शन कम होगा ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये सरफेस प्लेन हो चुकी है। अगर अब आप इसके ऊपर चलना स्टार्ट करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी चलने में, ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी होगी, आपको मुश्किल होगी इसके ऊपर चलने में। क्यों? क्योंकि जैसे आप चलने की कोशिश करोगे आपके पैर फिसल जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका सीधा सीधा आंसर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है ये हमने आपको PDF जो भी आपकी फाइल है उसमें लिख के दे दिया है, ठीक है, लिखने की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्टमैन यूजेस शूज विद स्पाइक्स। आप ये बताने कि जो स्पोर्टमैन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह जो खेलते हैं, इनके शूज़ में, स्पेशली फुटबॉल जो खेलते हैं, इनके शूज़ को कभी देखना, आप इनको जूतों को कभी देखना, इनके शूज़ों में ना ऐसी कीलें लगी रहती है, स्पाइक्स, कीलें लगी रहती है। वास्तव में ये कीलें या फिर स्पाइक्स क्यों लगी होती है ये आपको बताना है। क्या होता है देखिए, मान लीजिए है ना, मैं शूज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए शूज है, ठीक है। अब आप स्पोर्टमैन का शूज देखोगे ना तो उस पर नीचे ना इस तरह से कीलें लगी रहती है, इस तरह से, इस तरह से ऐसे ना कीलें लगी रहती है, स्पाइक्स जिनको बोलते हो आप, ये लगी रहती है। अब बोला गया है कि हमें ये बताना है ये कीलें क्यों लगाई जाती है, स्पाइक्स क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब ये स्पाइक्स लगाया जाता है तो जो शूज़ के स्पाइक्स होते हैं इनकी सरफेस, मतलब जो स्पाइक्स होते हैं ये सरफेस, और नीचे जिस सरफेस पर ये चल रहे होते हैं, जिनके ज़मीन जो भी आपके सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पर जो भी चल रहे होते हैं, तो इसके और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्रिक्शन। और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है आपकी ग्रिप उतनी ही ज़्यादा सरफेस पर बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा ग्रिप सरफेस पर बढ़ेगी आप उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही फ्रिक्वेंटली, उतनी ही जल्दी आप भाग पाओगे, दौड़ पाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्पाइक्स जो होते हैं, स्पाइक्स सरफेस और स्पाइक्स के बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा होता है उस फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। फ्रिक्शन के बढ़ने से क्या होता है, इनकी जो ग्रिप होती है सरफेस पर वो बढ़ जाती है, और ग्रिप के बढ़ने से आपका जो स्पोर्ट्समैन होता है वो और ज़्यादा आसानी और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली से दौड़ पाता है, रनिंग कर पाता है। दैट्स वाई द रीजन इट हैज़ यूज, यू हैव टू यूज स्पाइक्स, है ना, शूज़ ऑफ स्पोर्टमैन, ठीक है। तो ये बात है कि इसलिए वो शूज़ वो करता है, कैरी करता है, ठीक है, इस तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इकबाल हैज़ अ पुश ए लाइटर बुक्स, सीमा हैज़ टू पुश ए हैवियर बुक्स, हु विल अप्लाई ए लार्ज फोर्स एंड वाई। बोला गया है आपसे कोई दो लड़के हैं, एक का नाम है भाई इकबाल, एक का नाम है सीमा, ठीक है। क्या किया, इनको दोनों को ना सेम साइज का एक बॉक्स दे दिया और सेम सरफेस दे दी उनको, सेम सरफेस दे दी, मतलब जिस एक कमरे में लिया है उनको और एक सेम साइज के उनको बॉक्स दे दी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बोला गया है इसका तो वेट, ये तो है लाइटर वेट का, मतलब ये इसका वेट जो है काफ़ी कम है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। साइज दोनों का सेम है लेकिन एक का वेट लाइटर है ये तो है लाइट वेट का, और ये है आपका हैवी वेट का। अब पूछा गया है आपसे कि दोनों के दोनों इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसको ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, फोर्स किसको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा एंड वाई, ये पूछा गया आपसे।
देखिए क्या होगा बेटा, आपका जो लाइट बॉक्स है ना, लाइट बॉक्स जो है उसकी सरफेस और नीचे जो आपकी सरफेस है, उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन तो लगेगा, ये बात ठीक है। लेकिन ये लाइट बॉक्स है, वजन कम है, जैसे मान लीजिए वजन कम है इसके सरफेस के ऊपर, तो इसके बीच में जो फोर्स लगा होगा या फ्रिक्शन भी जो भी लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा। लेकिन जैसे ही हैवी बुक्स आ जाएगा, अगर मान लीजिए बुक है, इसके ऊपर मैं 10 बुक और रख दूँ तो मेरे हाथ की सरफेस और इसके नीचे की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए इसका रीज़न सिंपल सा है, लाइट बॉक्स जो रहेगा उसकी दो सरफेस रहेगी, ये बॉक्स की सरफेस है ये वाली, और ये वाला जो हाथ है ये नीचे वाली सरफेस। इन दोनों के बीच में मान लीजिए स्टार्टिंग में ऐसे थे और ऐसे आपने रख दिए, बस ऐसे टच हुए पड़े हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम है, तो कम टच हुए पड़े हैं, है ना, टच कम है, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में कम आ रहे हैं, जितना कम कॉन्टैक्ट में आएंगे उतना ही कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये है हैवी बॉक्स, मान लीजिए रख दिया, हैवी बॉक्स जैसे ही रखोगे तो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे, और अब आप इसका अगर ऊपर फोर्स लगाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इन दोनों की सरफेस बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी है, और जितना ज़्यादा क्लोज सरफेस रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो आपका फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। क्यों? इस केस में सरफेस कम कॉन्टैक्ट में है, इस केस में सरफेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आपको हैवी बॉक्स में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए, 8 क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्या एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका आंसर भी कुछ इससे मिलते, मतलब सिमिलर सा है इसका, स्लाइडिंग और स्टैटिक, हमने आपको बताया था ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या है, मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए हम स्लाइडिंग सरफेस वही ले लेते हैं और इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, ऐसे पुट डाउन कर रखा है, और अभी ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। जब तक रुका हुआ है, दो सरफेस कांटेक्ट में है और दोनों की दोनों सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टॉप पोजीशन में है, रुकी हुई है, तब तो उनके बीच में काम करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने आपको बताया था, ठीक है, हमने लास्ट वाली जो वीडियो हुई थी हमने इनके बारे में बताया था, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दो सरफेस है और जब तक इन दोनों सरफेस में से कोई भी एक सरफेस मोशन नहीं कर रही है तब तक तो इनके बीच में लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रहा है तो दोनों के दोनों सरफेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, और इनमें असल में अब इंटरलॉकिंग हुई पड़ी है। देखिए ये सरफेस है स्लाइडिंग सरफेस और ये उसका बॉक्स है, अभी एक दूसरे में अगर आपने इस बॉक्स के ऊपर रख रखा है, रुका हुआ है, मतलब कोई भी दो सरफेस कब रुकेगी, वो मान लीजिए कोई एकदम, आपको बताया था ना इंटरलॉकिंग पर आया था, इंटरलॉकिंग कुछ एक सरफेस मान लीजिए है और दूसरी सरफेस मान लीजिए है, जब ये क्लोज आती है तो इन दोनों के स्पाइक्स एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, स्लॉट्स में बैठ जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रुक जाता है। तो इंटरलॉकिंग ही तो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, इंटरलॉकिंग की वजह से ही ये यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्लाइडिंग का तो स्टैटिक होगा। स्लाइडिंग क्या है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, स्लाइडिंग सरफेस अगेन ले लेते हैं, और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा, अब वो धीरे धीरे स्लाइड होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब यहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है। इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे से रुके हुए नहीं है, वो जुड़े हुए नहीं है, अब वो आगे चलने लग गया है, ठीक है। और मैं बता दूँ, इंटरलॉकिंग के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और जब इंटरलॉकिंग नहीं है तब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा है तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा, इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब हाई फ्रिक्शन होगा इसके केस में। और इसमें इंटरलॉकिंग तो है लेकिन बहुत कम है, वेरी लेस इंटरलॉकिंग, तो आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, मतलब वेरी वेरी लो, कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा क्लोज है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितने कम क्लोज है उतना ही कम फ्रिक्शन, ठीक है। स्टेट स्लाइडिंग में वो ऑब्जेक्ट चलने लग गया था तो मतलब इंटरलॉकिंग बहुत ही कम है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट चल भी नहीं रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरलॉकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन, इसमें कम फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा रीजन है कि वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो।
फ्रेंड आपका दोस्त, फो है मतलब कि एक दुश्मन, है ना, एनिमी लगा सकते हो आप। आपको ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें आपका फ्रिक्शन कहीं कहीं पर तो हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको गलत चीज़ें दे रहा है, मतलब वो कहीं कहीं आपको नुकसान पहुंच रहा है। सही चीज़ें कहाँ पर कर रहा है? फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड ये काम कहाँ पर कर रहा है? मान लीजिए आपको चलने में, वॉकिंग ऑन सरफेस, आपको रनिंग करने में, ठीक है, यहाँ पर आपको काम दे रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या सकते हो आप? आपकी जो कार वगैरह चलती है, बाइक कार आप चला पाते हो, वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो एक जगह ही पहिया घूमने लग जाए, ठीक है, वहाँ पर आपको हेल्प दे रहा है। ये चौक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, ये क्यों लिखा जा सकता है यहाँ पे, क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि कॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप पेन पेपर से लिखते हो, ये पेपर है, आप इससे पेन पे लिखते हो, तो ये किसकी वजह से लिखा जा रहा है? ये भी लिखा जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये तो हो गया एज ए फ्रेंड। फ्रिक्शन एज ए फो, यानी कि हमारे लिए फ्रिक्शन गलत कहाँ पर साबित होता है? फ्रिक्शन गलत हमारे लिए होता है जैसे कि आपका फ़ैन वगैरह जो चलते हैं, फ़ैन के अंदर बैरिंग वगैरह होते हैं, हमने आपको बताए थे, ठीक है, बैरिंग वगैरह गोल गोल उसमें लगे रहते हैं। तो क्या होते हैं, स्पेशली मशीन जो होती है उसमें फ्रिक्शन की वजह से ही इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दो सरफेस के बीच में कंटिन्यूस फ्रिक्शन लग रहा है, तो चलते चलते वो घिस जाते हैं। बोलते हैं ना कि ये इसके पुर्जे ख़राब हो चुके हैं, पुर्जे घिस चुके हैं, क्योंकि चलते चलते उसके जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो चुके हैं, वो घिस चुके हैं, मतलब उनके फ्रिक्शन की वजह से वो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका कि फ्रिक्शन एज ए आपका फो काम कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप जब चलते हो तो आपके जो शूज़ वगैरह जो होते हैं ना, शूज़ ख़राब क्यों हो जाते हैं? बोलते हैं शूज़ ख़राब हो गए, टूट गए, घिस गए, ये भी किस वजह से हो पाता है? ये भी हो पाता है आपके फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये 2-4 एग्जांपल है, और आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल मैंने नोट्स में भी दे दिए हैं, ठीक है। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। फ्लूइड्स जो भी होते हैं आपके, अगर उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो फ्लो हो सकते हैं। फ्लो कौन कौन हो सकते हैं? आपके लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। मान लीजिए आपके एरोप्लेन वगैरह है, उसको एयर में मूव कर रहा है वो आसानी से, ठीक है। अब आपको ये बताना है उसकी एरोप्लेन की एक स्पेसिफिक शेप होती है, वही स्पेसिफिक शेप क्यों होनी चाहिए, ठीक है, वही स्पेसिफिक शेप क्यों होनी चाहिए। आप जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए कोई पेपर है, ठीक है। अब आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो। मान लीजिए पेपर है, अभी तो आप इसको ओपन रहने दीजिए, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर करा और इसको छोड़ दीजिए, ये धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे जाने तक का टाइम नोट कर लीजिए। मान लीजिए 4 सेकंड के नीचे गया, 4 सेकंड के अंदर ये नीचे चला गया। अब आपने क्या किया, इसको क्रश कर दिया, ठीक है। क्रश करके एक बोल की तरह बना दिया आपने, क्रश करके क्या कर दिया, एक बोल की तरह बना दिया, है ना, गोल गोल ऐसी बोल बना दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप इसको गिराइए और अब आप टाइम नोट करिए कि नीचे कितनी देर पहुंच पाता है। आप देखोगे, जब आप इसको घर पे करके देखोगे ना, तो आप देखोगे कि सेकंड वाले केस में जो आपने इसको क्रश कर दिया है तो ये जल्दी नीचे पहुंच गया है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? बस यही रीज़न है। क्या? देखिए कि आपके स्टार्टिंग में जो पेपर था वो बिल्कुल ओपन था, अब इसके ऊपर जो एयर फ्रिक्शन लगा रही है, एयर फ्रिक्शन लगाती है ना, इसके हर डायरेक्शन से फ्रिक्शन लगाती है, ठीक है, हर डायरेक्शन से फ्रिक्शन लगाती है। एयर इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है क्योंकि सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे नीचे आता है। विद इन मान लीजिए 4 सेकंड के नीचे अंदर आ जाता है। अब आपने क्या किया, इसी पेपर को क्रश करके एक बोल बना दिया। अब आपने इस बोल को जैसे ही छोड़ा, क्योंकि अब देखिए इसके कॉन्टैक्ट में तो इतनी से यहाँ से लेके यहाँ तक की सरफेस आ रही थी, बहुत ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही थी, तो ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। इस वाले केस में कॉन्टैक्ट में बहुत ही कम सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस वाले केस में फ्रिक्शन लगेगा कम, और ये बहुत जल्दी विद इन मान लीजिए 2 सेकंड के अंदर ही ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। जितनी सरफेस कम कॉन्टैक्ट में आएगी उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा, और जितना ही ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको एक इस बॉक्स है, इस बॉक्स को आगे की तरफ पुश करना है। पुश करते करते मैंने बोला कि भाई यहाँ पर रखना है इसको, आपने इस बॉक्स को पुश करते करते ले गए और यहाँ पर ले आए इसको, ठीक है। आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ा। अब मैंने क्या किया, इसी के नीचे ना व्हील्स लगा दिए, इसी के नीचे व्हील्स लगा दिया। अब मैंने बोला अब इसको वहाँ पर रखेगा। अब आप देखोगे आप इसको आसानी से यहाँ पर पहुँचा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा था,
कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था। जैसे हमने कॉन्टैक्ट सरफेस कम कर दी, कॉन्टैक्ट सरफेस कहने का मतलब है इसकी सरफेस और नीचे जो सरफेस है वो दोनों सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। और जैसे आपने इसके अंदर व्हील लगाया, व्हील लगाती कितनी सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है, ये नीचे वाली सरफेस है, खाली इतनी सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है। तो कहाँ पर इतनी बड़ी सरफेस आ रही थी, कहाँ इतनी कम सरफेस आ रही है। कम सरफेस कॉन्टैक्ट में आते ही फ्रिक्शन हो जाता है कम। इसीलिए बोला जाता है कि फ्लूइड जो होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक शेप होनी चाहिए, तभी वो आसानी से फ्लूइड के अंदर मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपके जो शिप वगैरह जो होते हैं, आपके एरोप्लेन जो होते हैं, ये सारी इन सभी की एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। इनकी शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। और अगर ये एयर में फ्लो हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप, ठीक है। तभी तो आपके जो एरोप्लेन होते हैं ना, उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। इस तरह शेप रखने का कोई ऐसा थोड़ा ना है कि देखने में अच्छा लगता है इसलिए रख दिया, नहीं। इनकी स्पेसिफिक रीजन है, उसी की वजह से ही इनकी इस तरह शेप रखी जाती है, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए एयर वगैरह इनसे आ रही है तो ऐसे हिट करके ये साइड से निकल जाए, साइड से, इसको कुछ नुकसान ना पहुंचे। अगर मान लीजिए इसकी सरफेस आगे से ऐसे होती है ना, तो क्या होता, सारी एयर इससे हिट करती और इसको रोकने की कोशिश करती, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। इसमें किसी को दिक्कत है किसी स्टूडेंट को तो बता सकता है। इनके PDF नोट्स मैंने आपको आज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए मजे करिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।